यूपीएससी एग्जाम एक बहुत बड़े लेवल पे किया जाने वाला एग्जाम है। यानी नेशनल लेवल पे इस एग्जाम को बेसिकली कंडक्ट किया जाता है। यूपीएससी एग्जाम मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में। एज नो, हम सब जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम एक बहुत बड़े लेवल पे किया जाने वाला एग्जाम है। यानी नेशनल लेवल पे इस एग्जाम को बेसिकली कंडक्ट किया जाता है। यूपीएससी एग्जाम मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, जिसको इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। और इस एग्जाम में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए, या हम कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए इस एग्जाम को देते हैं। द फर्स्ट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस एग्जाम। सेकंड जो होता है वो होता है इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस। एंड थर्ड इज इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफएस। ये तीनों ही पोजीशंस जो होते हैं यूपीएससी एग्जाम के अंदर, इन तीनों पोजीशंस के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इन तीनों में से किसी भी एक पोजीशन के लिए इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि ये तीनों पोजीशंस कितनी बड़ी हैं। एज एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर और आईएफ ऑफिसर, स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं। अब एग्जाम जो होता है यूपीएससी एग्जाम, उसको 3 वे में कंडक्ट किया जाता है। यानी उसको जो स्टेजेस है उसकी यूपीएससी एग्जाम की, वो 3 स्टेजेस पे इसको कंडक्ट किया जाता है। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम। सेकंड स्टेज जो होता है वो होता है मेंस एग्जाम। एंड थर्ड इज द इंटरव्यू पार्ट। बेसिकली होता क्या है, जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है ये आपका होता है फर्स्ट एग्जाम फॉर द यूपीएससी। इसमें जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब होता है ऑप्शनल फॉर्म में। लाइक आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया गया एंड उसमें आपको ऑप्शन प्रोवाइड किए ए बी सी डी, लाइक दिस काइंड ऑफ, तो वो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम। सेकंड जो होता है वो होता है आपका मेंस। मेंस जो होता है वो आपका होता है रिटन फॉर्म में, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में। फॉर दिस एग्जाम स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपने प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। जो स्टूडेंट इस एग्जाम को क्लियर करता है वही एलिजिबल होता है मेंस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो आपका लास्ट स्टेज होता है वो होता है इंटरव्यू का प्रोसेस। यानी इस एग्जाम के बाद जब आपने मेंस एग्जाम को क्लियर कर लिया, उसके बाद आप देते हैं इंटरव्यू। अब हम बात कर रहे थे यूपीएससी एग्जाम के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट की। यूपीएससी एग्जाम के अंदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। बेसिकली वो सब्जेक्ट्स जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा जानते हैं, जो आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 12th के बाद अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो 12th में आपने क्या लिया था, आर्ट्स लिया था, साइंस लिया था या कॉमर्स लिया था। यानी आपने जो भी सब्जेक्ट लिया था उन हर एक सब्जेक्ट्स में जो आपकी पकड़ है उस सब्जेक्ट को लेकर, जो आपकी नॉलेज है वो सबसे ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने आर्ट्स लिया तो आर्ट्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हो सकता है। तो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में आइदर पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं। अगर आपका इकोनॉमिक्स वाला बैकग्राउंड है, आपने कॉमर्स लिया था 12th में, तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। वैसे ही आपने बैचलर्स में आपने क्या पढ़ा था, बैचलर्स में आपने किस सब्जेक्ट में अपनी बैचलर्स को किया है या कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप क्या करेंगे, आप वही सब्जेक्ट लेंगे जिसमें आपका बेस सबसे ज़्यादा अच्छा होगा और आपको उसकी नॉलेज भी सबसे ज़्यादा होगी। जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, अपने हर एक कैंडिडेट को अपने लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं, बेसिकली वो सब्जेक्ट्स जो होते हैं, यूपीएससी जो होती है वो आपको एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट प्रोवाइड करती है। यानी वो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करती है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। उसके अंदर आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है और आप उनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। इफ़ मान लीजिए कि आपने साइंस लिया था इन योर 12th और इन योर बैचलर्स, लेकिन आपको जो यूपीएससी का ऑप्शनल एग्जाम है उसमें आपको साइंस नहीं लेना है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आप कुछ और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप तब भी ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं यूपीएससी के अंदर कितने 500 मार्क्स कवर करते हैं आउट ऑफ
1750 मार्क्स में से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो जो होते हैं वो 500 मार्क्स कवर अप करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो यूपीएससी बोर्ड आपको प्रोवाइड करती है, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, बोटेनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सिविल इंजीनियर, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। दीज आर द लिस्ट ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आप ले सकते हैं फॉर योर यूपीएससी एग्जाम। ये सारे सब्जेक्ट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, psychology, public administration, sociology, statics and zoology. These are your subjects, so as an optional subject आपको provide किए जाते हैं। उसके बाद आता है लिटरेचर सब्जेक्ट भी होता है आपकी यूपीएससी एग्जाम में। लिटरेचर में होता क्या है कि कोई भी, यानी मतलब यूपीएससी एग्जाम में दो एग्जाम्स ऐसे होते हैं, दो पेपर्स ऐसे होते हैं जो कि क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए एंड पेपर बी में आपको सिर्फ इतना करना होता है कि आपको उस एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है फॉर द नेक्स्ट स्टेप। पेपर ए जो होता है वो आपको, उसमें एक ऑप्शन होता है कि उस एग्ज़ाम को देने के लिए आप किसी भी इंडियन लैंग्वेज में उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आप असम में रहते हैं, आप उड़ीसा में रहते हैं, तो आपकी जो मदर टंग लैंग्वेज है असमी है, और उड़ीसा में जो आपकी लैंग्वेज है, या वेस्ट बंगाल में तो आपकी जो मदर टंग होगी बंगाली होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, जो पेपर ए जो आपका होगा ना, वो आप कैसे कंडक्ट करेंगे, किसी भी इंडियन लैंग्वेज में कर सकते हैं, अपनी खुद की मदर टंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। पेपर बी जो यहाँ पे क्वालिफाइंग होता है लिटरेचर में, वो क्या होता है, वो इंग्लिश में ही आपको देना पड़ता है, यानी उसमें आपको कोई दूसरे ऑप्शंस नहीं होते। देयर इज़ ओनली वन लैंग्वेज जो होती है आपको इंग्लिश। उसके बाद अब बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन से ऑप्शनल एग्जाम लेने हैं, ऑप्शनल एग्जाम के लिए कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करें, कैसे चूज करें, हमें कैसे पता कि हमें यही पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। तो होता क्या है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट का, यानी उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका बैकग्राउंड कैसा है, क्या आपने अपने प्रीवियस स्टडीज़ में, लाइक स्कूल्स में या फिर इन ग्रेजुएशन और इन मास्टर्स, क्या आपने उन सब्जेक्ट को कवर किया है। अगर किया है तो ऑब्वियसली आपका जो बेसिक नॉलेज होगा सब्जेक्ट को लेके वो बहुत ही क्लियर होगा और बहुत अंडरस्टैंडिंग भी होगी उसको लेके। फिर भी द फर्स्ट थिंग कि हम कैसे सब्जेक्ट को चूज़ करें ऑप्शन में, तो आता है इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के लिए चूज़ कर रहे हैं, क्या आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर आप साइंस ले रहे हैं तो क्या साइंस में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में है, पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो है। क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होगा ही नहीं तो उसको लेने के बाद आप पछताएंगे, जाहिर सी बात है। तो वो सब्जेक्ट चूज़ कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। सेकेंडली, बैकग्राउंड इन द सेम सब्जेक्ट। एज यूजुअल आई टोल्ड यू कि जिस सब्जेक्ट का में आपका बैकग्राउंड है, आपने स्कूल में पढ़ा है या ग्रेजुएशन में उससे कवर अप किया या मास्टर्स में किया है, तो जब आप किसी भी सब्जेक्ट के बैकग्राउंड से, मतलब उससे ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं, तो उसको आगे पढ़ना, चाहे आप उसका बेसिक पढ़े या फिर उसको एडवांस वे में पढ़े, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो डे बाय डे क्या होती है, स्ट्रांग होती है। आप कंफ्यूज नहीं होते हैं उस सब्जेक्ट को लेके। थर्ड इज सिलेबस एनालिसिस। किसी भी एग्जाम को करने से पहले, किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करने से पहले कोई भी कैंडिडेट करता क्या है, वो उसके सिलेबस को लेता है, उसको चेकआउट करता है, उसमें टॉपिक्स वगैरह देखता है कि ये जो टॉपिक्स हैं क्या ये सारे मैंने पढ़ रखे हैं, क्या मैं इन्हें कवर अप कर पाऊंगा। तो सिलेबस को एनालाइज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद होता है कि मान लीजिए आपने ले लिया इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपने एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, लेकिन अगर उसका स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं हुआ, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो आप उसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए स्टडी मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है। स्टडी मटेरियल्स की कितनी अवेलेबिलिटी है, मतलब कितने हिसाब में वो आपके पास है, आपकी उसे अरेंज कर पाएंगे क्या, मतलब सब कुछ आपको उसका मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल का हर एक टॉपिक कवर अप कर पाएंगे, वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया पर आपको उसका स्टडी मटेरियल नहीं मिला, तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो स्टडी मटेरियल्स पे फोकस करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर आता है मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट। कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल हो, हर एक एग्जाम जो होता है वो पहले भी कंडक्ट कराया जाता है। मॉक टेस्ट लीजिए, मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है ऑनलाइन, आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। उसमें आपकी एक प्रैक्टिस होती है, यानी जितना भी आपने पढ़ा है, मॉक टेस्ट में क्या करते हैं कि यहाँ पे आप सब्जेक्ट के सारे मतलब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आपको उसमें कितना आता है कितना नहीं आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, हर एग्जाम पहले भी हो रखा होता है। 10 ईयर आप क्वेश्चन जो पेपर चूज करेंगे प्रीवियस ईयर के, 10 ईयर्स के चूज कीजिए और फिर उसके हिसाब से आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनका रिविजन कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका अपने सब्जेक्ट
टॉपिक को लेके अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपकी रिविज़न अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इम्पोर्टेंट होती है कि आपको कैसे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करना है। थैंक यू।